गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के अगले टॉपिक रॉलेट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस एक्ट की आवश्यकता ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों पड़ी। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और पूरे इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, लोगों को एक्चुअल में बताते हैं कि हमें सरकार के खिलाफ मिल के लड़ना होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मिल के लड़ना होगा। तो और साथ ही वो लोगों को ये भी बता रहे थे कि हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना है। तो उनके इस प्रचार से अंग्रेजी गवर्नमेंट को लगा, अंग्रेज सरकार को लगा कि हो ना हो इंडियंस अब जागरूक हो चुके हैं और हमें यहाँ के लीडर्स के मूवमेंट को रोकना होगा। लीडर जो मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, तो लीडर्स को हमें रोकना होगा। उसी के लिए वो क्या लाए, रॉलेट एक्ट 1919, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 21 मार्च 1919 को पास किया था। इस एक्ट का मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। यह एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी बिना किसी रीजन के 2 साल तक कैद में रख सकती थी, जेल में रख सकती थी। जनरली वैसे लोगों को ही जेल में रखा जाता है जो लोग किसी टाइप के क्राइम में इन्वॉल्व हो, उसके बाद उनके ऊपर केस चलता है और आफ्टर द जजमेंट उनको क्या किया जाता है, अगर वो बरी हुए तो उनको रिलीज कर दिया जाता है और अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें जेल में भेजा जाता है। बट ये एक ऐसा एक्ट था कि विदाउट किसी ट्रायल के, कोर्ट में पेशी किए हुए बिना उस मुजरिम को, जिसके ऊपर किसी भी टाइप का क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ हो, कोई गैर कानूनी काम के अगेंस्ट में उसे अगर अरेस्ट किया गया हो, तो उसे पहले कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा किसी को भी बिना किसी रीजन के, गवर्नमेंट के मन में ये होता था, गवर्नमेंट के अंदर ये चलता था कि मान लीजिए अगर ये आदमी मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक है, इसको अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो बिना किसी ट्रायल के, इसको कोर्ट में पेश नहीं करना है। तो इस एक्ट को लगाने का मकसद यही था कि अगर ये एक्ट लाया जाएगा तो किसी भी लीडर को हम, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हो, उसे हम पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो इसी एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया में हड़ताल की घोषणा कर दी। हड़ताल का मतलब ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी से नाखुश हैं, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से नाखुश है, तो पर्टिकुलर वो डिपार्टमेंट या पूरी जनता या वो ऑर्गेनाइजेशन हड़ताल पे जा सकता है, या लोगों का अपना राइट होता है। तो गांधी जी ने क्या किया कि पूरे इंडिया में हड़ताल की घोषणा कर दी। जगह जगह लोग एक स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, सारे काम ठप पड़ गए थे। उसी समय एक ऐसा घटना होता है जो पूरे इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है, और वो घटना था जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अंजाम दिया था जनरल डायर ने। तो मैं आपको इस मैसेकर के बारे में बताता हूं। जब अमृतसर के 2 प्रमुख लीडर, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा किचलू, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन 2 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। तो लोग इसके अगेंस्ट में एक जगह पर बैठ करके सलाह मशवरा भी कह सकते हैं उसको, या मीटिंग भी कह सकते हैं, जनता कर रही थी। और वो जगह था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास का जगह, जालियांवाला बाग। प्रॉब्लम ये था कि उस समय पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ दैट मीन्स कर्फ्यू। कर्फ्यू में आप
बिना गवर्नमेंट के परमिशन का आप बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर आप बाहर निकलते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, और अगर उस समय ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स को लगे कि आप कोई क्रिमिनल काम कर रहे हैं तो वो आपको शूट एट साइट कर सकता है, मतलब जहां देखेगा वहीं आपको वो शूट कर देगा, गोली मार देगा। लेकिन लोगों को इस मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था कि एक्चुअली में ये लॉ होता क्या है। उस समय इंडियंस इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें मार्शल लॉ के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था। वे लोग अपने दो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के अगेंस्ट में एक सभा के आयोजन में हजारों हजार की संख्या में लोग उस बाग में, उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो उस बाग में एक ही रास्ता जाने का था और एक ही रास्ता था जिससे लोग आते थे और जाते थे। जनरल डायर ने उस रास्ते को कैप्चर कर लिया, जो एकमात्र एंट्री गेट था उसको कैप्चर कर लिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद अपनी ट्रूप को, उनके साथ जो ट्रूप था पुलिस का, उसको ओपन फायरिंग करने का आदेश दे दिया उन लोगों के ऊपर में। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी और कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। तो यह घटना भारतीय इतिहास में एक काला दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो सभा में हैं और सभा में जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, इस चीज का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। उस बाग में बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवान थे, महिलाएं थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हजारों की हजार संख्या में लोग मारे गए और ना जाने कितने लोग घायल हुए। जनरल डायर को लोग उस समय, आप कह सकते हो, एक ऐसे हत्यारे के रूप में जानने लगे कि जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की बहुत ज्यादा निंदा की और महात्मा गांधी ने तत्काल इस हत्याकांड के बाद हड़ताल को वापस ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ और तुर्की इस वार में शामिल था। तुर्की की हार होती है और जो समझौता होता है, उस समझौते के दौरान जो तुर्की का खलीफा होता है, जो वहाँ का राजा होता है, उसका इंपेरियल पावर था, जो उसकी शक्तियाँ थी वो उससे छीनी जा रही थी। और उस समय तुर्की का खलीफा जो था वह स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड था, मतलब पूरे विश्व में जो इस्लाम धर्म था उसका वो धर्म गुरु माना जाता था। तो उसके पावर को कुछ कंट्री कंट्रोल में करना चाह रही थी, जो मुस्लिम धर्म के लिए एक बहुत ही संकटमय स्थिति उत्पन्न हो गया था। तो बॉम्बे से दो ब्रदर्स, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों आते हैं महात्मा गांधी के पास हेल्प के लिए। तो अभी तक मैंने जितना भी चीज़ आपको बताया है, तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, डिस्कवरिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी। भारतीयों को यह ढूंढना था कि हम एक कैसे होंगे। और ये जो मैं आपको खिलाफत कमेटी के बारे में बता रहा हूँ, ये खिलाफत कमेटी बनने के बाद हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग थे, जिनके बीच बहुत गहरी खाई थी, वह खाई अब पटने वाली थी। मतलब ये दोनों अब एक दूसरे के साथ मिलकर के आंदोलन में भाग लेने वाले थे। और इसके लिए पुल का काम, इसके लिए पुल का काम किसने किया? इस खिलाफत कमेटी ने किया। तो वो दोनों भाई महात्मा गांधी के पास आते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए कि हमें आप लोगों की मदद चाहिए, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरे विश्व में सारे मुस्लिमों को ये संदेश दे सकें कि हमारे खलीफा का जो टेम्पोरल पावर है वो खतरे में पड़ गया है और इसके लिए एक बहुत बड़े मूवमेंट की आवश्यकता है। तो इंडिया में हम इस मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें हमें आपकी पार्टी की मदद चाहिए। महात्मा गांधी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, इस अवसर को हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं इस कमेटी के फॉर्मेशन में इन दोनों की हेल्प करता हूं
तो बाद में चल करके हमें मुस्लिमों का सपोर्ट मिलेगा अंग्रेजों से लड़ने में। तो उन्होंने एक सेशन बुलाया, कांग्रेस पार्टी का सेशन बुलाया, और उस सेशन में वो लोग और उस सेशन में महात्मा गांधी सफल होते हैं कांग्रेस के दूसरे लीडर्स को अपनी बात मनवाने में कि हम अगर अभी खिलाफत कमेटी में शामिल होते हैं तो आने वाले मूवमेंट में हमें मुस्लिमों का सहयोग मिलेगा, और ये जो लड़ाई आज हम इतने सालों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हम और बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और हम भारत को आज़ाद करवा सकते हैं। क्योंकि उस समय दो ऐसी पार्टियां थी हमारे इंडिया में जो भारत को आज़ाद करवाना चाहती थी, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को और कांग्रेस पार्टी को एक करने का काम किसने किया? खिलाफत कमेटी ने। और महात्मा गांधी के भरसक प्रयासों के बाद यह चीज़ सफल हुई कि इंडिया में रहने वाले दो मेन धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम, पहली बार मिलकर के किसी आंदोलन में भाग ले रहे थे, और खिलाफत कमेटी की स्थापना होती है बॉम्बे में मार्च 1919 में, और उसके बाद खिलाफत कमेटी के बाद स्टार्ट होता है हमारा नन कॉपरेशन मूवमेंट। नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है असहयोग आंदोलन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज आज इतने सालों से भारत में रूल कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न हम हैं। हम अगर उसका कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करें, हाँ, तो वो समय दूर नहीं जब ब्रिटिश की जो जड़ें इस भारत में गड़ी हुई हैं, ये जड़ें कमज़ोर पड़ जाएंगी और अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। अंग्रेज अगर आज भारत में रह रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण हम हैं, हमारे सपोर्ट से ही वो रह रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।